तो पहला क्वेश्चन है ममेलियन तीत होते हैं एक्रोडोंट, होमोडोंट, थिकोडोंट या फिर पोलीफायडोंट। तो इसके लिए आपको याद रखना है DHT। तो यहाँ पर D4 है डाई फायोडोंट। इसके बाद H4 हेट्रोडोंट। आप जानते हैं ह्यूमंस में एक तरह के दांत नहीं पाए जाते हैं। एंड T4 है थिकोडोंट। इनके दांत जॉ बोन में धंसे रहते हैं। तो आपको ये तीनों टर्म याद रखनी है। आपको इनमें से एग्जाम में कोई भी टर्म देखने को मिल सकती है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे C थिकोडोंट। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सबसे इनर मोस्ट या फिर सबसे अंदर की लेयर होती है सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा या फिर ल्यूमेन। तो देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कुछ इस तरह का होता है, यानी कि गोल होता है। इसमें हम इसके बीच वाले पार्ट को ल्यूमेन कहते हैं। तो हमें ये लेयर देखनी है। तो ये सबसे अंदर की लेयर है और ये सबसे बाहर की लेयर है। तो देख लेते हैं। सबसे अंदर की लेयर होती है म्यूकोसा। उसके बाहर सब म्यूकोसा। देन इसके बाहर होती है मस्कुलर लेयर एंड सबसे बाहर होती है सिरोसा। आपको इसे इसी ऑर्डर में याद रखना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है सबसे अंदर की लेयर, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे B म्यूकोसा। इसके बाद क्रिप्स ऑफ लीबर कूने आर प्रेजेंट इन। क्रिप्स ऑफ लीबर कूने कहाँ पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं इंटेस्टाइन, स्टमक, ईसोफेगस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्रिप्स ऑफ लीबर कूने स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं बिटवीन द विलाई। और इनमें दो सेल्स पाई जाती हैं, दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, पेनेथ सेल एंड अर्जेंटाफिन सेल्स। जिनमें से पेनेथ सेल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है, जबकि अर्जेंटाफिन सेल द्वारा सीरोटोनिन सीक्रेट होता है जो कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे A इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन है द स्पिंटर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट बिटवीन। स्पिंटर ऑफ ओडाई किसके बीच में पाया जाता है? तो देखिए हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मेनली 5 तरह के स्पिंटर या वाल्व पाए जाते हैं, जिनमें पहला है UES। तो यहाँ पे हम सबसे ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म है अपर ईसोफेजियल स्पिंक्टर। तो ये फेरिंक्स एंड ईसोफेगस के बीच में पाया जाता है। इसके बाद है LES लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर। तो ये ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में पाया जाता है। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद है पाइलोरिक स्पिंक्टर। ये स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। इसके बाद है स्पिंटर ऑफ ओडाई। तो ये हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम के बीच में पाया जाता है। एंड लास्ट है इलियोसिकल स्पिंक्टर, जो कि इलियम एंड कोलन के बीच में पाया जाता है। तो इलियम क्या है? इलियम है लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन है फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ हमसे पूछा है स्पिंटर ऑफ ओडाई, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे D हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम के बीच में पाए जाने वाले स्पिंक्टर को स्पिंटर ऑफ ओडाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। इनमें से कौन कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं एसिनी ऑफ पैंक्रियास, लीवर, स्टमक या फिर ड्यूडेनम। तो देखिए एसिनी ऑफ पैंक्रियास द्वारा पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस आदि एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद है B लीवर। तो लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है। लीवर द्वारा कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे B, क्योंकि लीवर कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है। जबकि स्टमक
पेप्सिनोजन, आप जानते हैं पेप्सिनोजन एंड HCl सिक्रेट करता है, जबकि ड्यूडेनम माल्टेज, पेप्टिडेज आदि सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे आंसर है लीवर। ब्रूनर ग्लैंड आर फाउंड इन सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक, वॉल ऑफ रेक्टम, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम या फिर म्यूकोसा ऑफ इलियम। तो देखिए ब्रूनर ग्लैंड सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में पा जाती है एंड म्यूसिन सिक्रीट करती है, जो कि हमारी म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है एसिड से। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है और उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कुफर सेल्स, हिपेटिक लोब्यूल्स, गिल्सन कैप्सूल या फिर क्रिप्ट्स ऑफ लीवर कोने। तो देखिए कुफर सेल क्या है, फेगोसिटिक सेल है, फेगोसिटिक सेल्स हैं जो कि लीवर में पा जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है हिपेटिक लोब्यूल्स, तो हमारा आंसर है हिपेटिक लोब्यूल्स। हिपेटिक लोब्यूल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। इसके बाद है गिल्सन कैप्सूल, तो कवरिंग ऑफ लीवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिल्सन कैप्सूल। एंड इसके बाद है क्रिप्स ऑफ लीवर कोने, तो ये हम देख चुके हैं, जो कि विलाई के बीच में पाया जाता है एंड इसका सिक्रेटरी फंक्शन होता है। द कॉमन बाइल डक्ट इन ह्यूमंस इज फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ। ह्यूमंस में कॉमन बाइल डक्ट किसकी ज्वाइनिंग से बनती है। तो देखिए लीवर से दो डक्ट निकलती हैं, तो ये हमारा लीवर है, इससे दो डक्ट निकलती हैं इस तरह से। इनमें से इनकी डक्ट को कहते हैं हम बाइल डक्ट या फिर हिपेटिक डक्ट। उसी तरह गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, इसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। तो ये तीनों डक्ट आपस में मिल जाती हैं इस तरह से। तो यहां पे हम इसकी कॉमन डक्ट को कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट या फिर कॉमन हिपेटिक डक्ट। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी, सिस्टिक डक्ट फ्रॉम ड्यूडेनम एंड हिपेटिक डक्ट फ्रॉम लीवर के आपस में मिलने को हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसके बाद पीएच ऑफ सलाइवा इज, सलाइवा की पीएच कितनी होती है। तो देखिए सलाइवा की पीएच होती है 6.5। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस की पीएच होती है 1.5 to 3.5। बाइल जूस की पीएच होती है 7 से 8 एंड पैंक्रियाटिक जूस की पीएच होती है 8.4। तो आपको इन सभी को नोट कर लेना है। इसके बाद सक्कस एंटेरिकस इस टर्म यूज फॉर, सक्कस एंटेरिकस टर्म किसके लिए यूज करते हैं। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया है सिक्रेशन ऑफ ब्रुस border cells of mucosa plus secretion of goblet cell. Goblet cell is called succus entericus. तो it is digestive juice of intestine. Pancreatic juice helps in the digestion of. पैंक्राइटिक जूस किसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो देखिए हमारी बॉडी में मुख्यतः 4 तरह के जूस पाए जाते हैं, जिनमें है सलाइवा, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस। तो इनमें से सलाइवा मुख्यतः स्टार्च का डाइजेशन करता है, जबकि बाइल फैट का डाइजेशन करता है, जबकि पैंक्राइटिक जूस प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों का डाइजेशन करता है। तो इसलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है।
इसके अलावा इंटेस्टिनल जूस अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज का डाइजेशन करता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी, प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज चेंज्ड टू ट्रिप्सिन बाय, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? गैस्ट्रिन, एंट्रोपेप्टिडेज, एंट्रोगेस्ट्रॉन या फिर सिक्रेटिन। तो देखिए ट्रिप्सिनोजन एक एंजाइम है जो कि इनएक्टिव एंजाइम है, ये पैंक्रेटिक जूस में पाया जाता है। इसे इंटेस्टिनल म्यूकोसा में पाया जाने वाला एंट्रोपेप्टिडेज या फिर एंट्रोकाइनिन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, एक्टिव फॉर्म होती है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन रेक्टम, स्टमक, कोलन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर आप जानते हैं, इसका आंसर होगा डी, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पर पैंक्रियाटिक एंड बाइल जूस पाए जाते हैं जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। विच एंजाइम इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन, इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन शुरू करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइनो पेप्टिडेज या फिर कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो देखिए जब भी हम अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं, यानी कि प्रोटीन इन डाइट, तो जैसे ही ये हमारे स्टमक में आता है तो हमारे स्टमक में मौजूद पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और इसे कन्वर्ट कौन करता है? HCl, यानी कि HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि प्रोटीन का हाइड्रोलाइजेशन करता है। इसके बाद यह प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पर ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन उसे डाइपेप्टाइड में तोड़ देता है एंड फाइनली वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। यानी कि हमारे प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन एंजाइम शुरू करता है, इसलिए हमारा आंसर है यहाँ पे ए। लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन, यानी कि लिम्फ ब्लड से अलग होता है किस चीज में? अब्सेंस ऑफ आरबीसी, अब्सेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, एक्सेस ऑफ वाटर या फिर एब्सेंस ऑफ प्रोटीन। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ब्लड किससे बनता है। तो देखिए ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस सेल्स, यानी कि ब्लड प्लाज्मा और सेल्स से मिलकर बनता है। तो इसमें सेल्स होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तो ये आप जानते होंगे। अब बात करते हैं लिम्फ की। तो देखिए लिम्फ क्या होता है? यदि हम ब्लड में से आरबीसी एंड सम प्रोटीन्स को माइनस कर दें या निकाल दें, तो जो बचता है उसे हम कहते हैं लिम्फ। तो यहां हमसे पूछा है लिम्फ क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए, अब्सेंस ऑफ आरबीसी, यानी कि यदि ब्लड में से आरबीसी को निकाल दें तो उसे लिम्फ कहते हैं। इसके बाद इन ब्लड में डब्ल्यूबीसी आर मोर देन आरबीसी, आरबीसी आर मोर देन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी आर लेस देन प्लेटलेट्स या फिर प्लेटलेट्स आर लेस देन डब्ल्यूबीसी। तो आप जानते हैं हमारे ब्लड में आरबीसी की वैल्यू मेल में 5.5 मिलियन पर mm³ होती है, जबकि फीमेल में, ये मेल में है और फीमेल में 4.5 मिलियन होती है। और डब्ल्यूबीसी की वैल्यू 5000 से 9000 होती है एंड प्लेटलेट्स की वैल्यू 1.5 से 3.5 लाख होती है। तो यानी कि सबसे ज्यादा होता है आरबीसी, देन प्लेटलेट्स एंड लास्ट में डब्ल्यूबीसी। तो हमारा आंसर यहां पे होगा बी, आरबीसी आर मोर देन डब्ल्यूबीसी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द शोल्डर्स ऑफ बॉडी, इनमें से किसे हमारी बॉडी का शोल्डर या फिर सैनिक कहा जाता है? लंग्स, कैपिलरीज, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी। तो इसका आंसर होगा डी, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि ये हमारी बॉडी की किसी फॉरेन पार्टिकल या फिर एंटीजन से सुरक्षा करता है। इसके बाद प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, इनमें से कौन ब्लड क्लॉटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के समय प्रोथ्रोम्बिन
को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। इसलिए आंसर है सी, कैल्शियम। हार्ट इज कवर्ड बाय, हार्ट किसके द्वारा कवर रहता है? पेरिटोनियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम या फिर विसरल मेम्ब्रेन। तो देखिए हार्ट की कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं। तो देखिए हार्ट पर 3 कवरिंग पाई जाती है। मान लेते हैं ये हमारा हार्ट है और सबसे बीच में होता है इसका ल्यूमेन। इसके बाहर 3 कवरिंग पाई जाती है। सबसे अंदर होती है एंडोकार्डियम, उसके बाहर मायोकार्डियम एंड सबसे बाहर होती है इपिकार्डियम। और इसकी मायोकार्डियम इसकी थिकेस्ट लेयर होती है, यानी कि सबसे मोटी लेयर होती है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा आंसर है सी, पेरिकार्डियम। पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज, ह्यूमन हार्ट का पेस मेकर किसे कहा जाता है? एसए नोड, ट्राइकस्पिड वाल्व, एवी नोड या फिर एसवी नोड। तो देखिए हमारे हार्ट में कुछ कंडक्टिंग टिश्यू पाया जाता है, जिन्हें याद रखने का ट्रिक है चेक, शोल्डर, आर्टरी, ब्लड प्रेशर। देखिए यहां पे चेक से है कंडक्टिंग टिश्यू, शोल्डर से, शोल्डर के एस से एस ए नोड, आर्टरी से एवी नोड, ब्लड से बंडल ऑफ हिज, देन प्रेशर से पुरकिंजे फाइबर्स। तो हमारे हार्ट में टिश्यू इसी ऑर्डर में पाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे नोड को हार्ट का पेस मेकर कहा जाता है, जबकि एवी नोड को हार्ट का पेस सेटर कहा जाता है। तो यहाँ से पूछा है पेस मेकर, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए, एस ए नोड। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इज विदाउट वाल्व्स, इनमें से कौन सी ब्लड वेसल में वाल्व्स नहीं पाए जाते हैं? आर्टरी, पल्मोनरी एओर्टा, वेन या फिर सिस्टमिक एओर्टा। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए, आर्टरी। तो देखिए आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इनमें ब्लड फ्लो हाई प्रेशर से होता है, हाई प्रेशर से होता है, इसलिए इनमें वाल्व्स नहीं पाया जाता है। द ओपनिंग ऑफ ऑरिकल्स इनटू वेंट्रिकल्स ऑन द राइट साइड इज गार्डेड बाय विच वाल्व। तो यहां से पूछा है हमारे हार्ट के राइट साइड में, तो यहाँ पे देखिए होता है राइट ओरिकल, यहाँ पे होता है लेफ्ट ओरिकल, यहाँ पे होता है राइट वेंट्रिकल एंड यहाँ पे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारा हार्ट है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप जानते हैं हमारे राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। उसी तरह हमारे लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, क्योंकि इसमें 2 कस्प होता है। और बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहता है, मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहां हमसे पूछा है कि हमारे राइट साइड में कौन से वाल्व पाया जाता है, तो राइट साइड में पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो हमारा आंसर हो यहाँ पे ए, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल, इनमें से सबसे थिकेस्ट वॉल किसकी होती है? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल या फिर लेफ्ट ओरिकल। तो देखिए हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा अराइज होता है, एओर्टा अराइज होता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी वॉल सबसे थिक होती है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। द हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस व्हेन, हमारे हार्ट में डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? तो देखिए हमारे हार्ट में 2 तरह की साउंड होती है, लब, LUBB लब एंड डब, DUB डब। तो इनमें से लब फर्स्ट साउंड होती है, यानी कि फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट, जबकि डब सेकंड साउंड होती है। एंड लब ट्राई एंड बाइकस्पिड के बंद होने पर जनरेट होती है, जबकि डब सेमी लूनर वाल्व के बंद होने पर जनरेट होती है। तो लब जो होती है ये लो पिच की साउंड होती है, L फॉर लो पिच की साउंड होती है, जबकि डब हाई पिच की साउंड होती है। तो यहां हमसे पूछा है कि डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, तो हमारा आंसर होगा
सेमी लूनर वाल्व के बंद होने पर डब साउंड प्रोड्यूस होती है? तो हमारा आंसर है यहाँ पे डी, सेमी लूनर वाल्व्स एट द बेस ऑफ एओर्टा गेट क्लोज। द फर्स्ट हर्ट साउंड इज, हर्ट की पहली साउंड कौन सी होती है? तो ये हम देख चुके हैं, इसका आंसर होगा यहाँ पे सी, लव साउंड प्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। कार्डिक साइकिल इन मैन टेक्स अबाउट, मैन में कार्डिक साइकिल कितनी टाइमिंग की होती है? 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1.2 सेकेंड या फिर 0.8 सेकेंड? तो देखिए मैन में कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है, जिसमें एक एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है एंड जॉइंट डायस्टोल होता है, जिनमें से एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड का होता है एंड जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड का होता है। तो कुल मिलाकर ये 0.8 सेकेंड की साइकिल होती है। तो हमारा आंसर को यहाँ पे डी, 0.8 सेकेंड्स। पी वेव ऑफ ईसीजी अकर्स बिफोर द, ईसीजी में पी वेव किससे पहले होती है? तो देखिए ईसीजी का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पर 5 सेगमेंट होता है, पी, क्यू, आर, एस एंड टी। इसमें से इसका पी सेगमेंट एट्रियल डी पोलराइजेशन को शो करता है एंड इसका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल डी पोलराइजेशन को शो करता है एंड इसका टी सेगमेंट वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को शो करता है। तो यहाँ से पूछा है पी वेव, तो पी वेव पे होता है एट्रियल डी पोलराइजेशन। तो हमारा आंसर को यहाँ पे सी, बिगिनिंग ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर एट्रियल डी पोलराइजेशन। क्यूआरएस रिलेटेड टू, क्यूआरएस किससे संबंधित है? तो हमने अभी देखा था ईसीजी का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से संबंधित होता है। द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? तो ऑप्शंस है हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम या फिर पोन्स। तो देखिए हमारा नर्वस सिस्टम 3 तरह का होता है, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारा ब्रेन होता है, प्लस हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। देन पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारे क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होती हैं, हमारी सभी क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होती हैं। एंड लास्ट होता है एएनएस यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इससे हम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, और इसे हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, इसके द्वारा ही हमारी हंगर, थ्रस्ट, स्वेट, स्लिप ये सभी विसरल एक्टिविटीज कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए, हाइपोथैलेमस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइपोलर न्यूरॉन हैज, एक बाइपोलर न्यूरॉन में होते हैं। तो देखिए न्यूरॉन कई तरह के होते हैं, जैसे कि नॉन पोलर जिसमें कि कोई डिफरेंस नहीं होता, इनमें डेंड्रोन एंड एक्सोन में कोई डिफरेंस नहीं होता, नो डिफरेंस। देन यूनिपोलर, तो इनमें कोई डेंड्रोन नहीं पाया जाता, नो डेंड्रोन, ओनली एक्सोन, इनमें केवल एक्सोन होता है। एंड बाइपोलर, तो बाइपोलर में एक डेंड्रोन एंड एक एक्सोन होता है। इसका एग्जाम्पल है रेटिना ऑफ आई। तो यहां से पूछा है बाइपोलर न्यूरॉन, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सोन। इसका एग्जाम्पल है रेटिना ऑफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के समय क्या होता है? तो देखिए हमारे एक्सोप्लाज्म में नर्व कंडक्शन के समय सोडियम आयन एक्सोप्लाज्म के अंदर मूव करता है और यहां से पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, सोडियम आयन मूव्स इनटू एक्सोप्लाज्म, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। नर्व इंपल्स के कंडक्शन के समय
सोडियम आयन एक्सोप्लाज्म के अंदर मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व सेल इज, नर्व सेल का एक्शन पोटेंशियल कितना होता है? तो देखिए पोटेंशियल दो तरह के होता है, रेस्टिंग एंड एक्शन। ये दोनों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेस्टिंग होता है -70 MV एंड एक्शन होता है +30 MV। तो यहां हमसे पूछा है एक्शन, इसलिए हमारा आंसर होगा डी +30 MV। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन आर रिक्वायर्ड फॉर नर्व कंडक्शन? तो नर्व कंडक्शन के लिए इनमें से कौन से आयन की जरूरत होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन तीनों आयन की जरूरत नर्व कंडक्शन के समय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। तो देखिए हमारे ब्रेन में मेनली 3 रीजन होता है। पहला सेरेब्रम, सेकंड सेरेबेलम एंड थर्ड ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। तो इनमें से हमारे सेरेब्रम में 2 पार्ट होता है, आउटर एंड इनर, जिनमें से इसके आउटर पार्ट को कोर्टेक्स कहता है, आउटर पार्ट को कोर्टेक्स कहता है, जबकि इसके इनर पार्ट को मेडुला कहता है, मेडुला कहता है। तो इसका आउटर पार्ट ग्रे मैटर का बना होता है, यानी कि इसमें ग्रे मैटर पाया जाता है, जबकि इसकी इनर लेयर में वाइट मैटर पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा यहां पे सी, द आउटर लेयर ऑफ सेरिब्रम कॉल्ड ग्रे मैटर। द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम, एएनएस, सेरिब्रम या फिर मेडुला? तो इसका सही आंसर है डी, मेडुला। तो देखिए मेडुला ओब्लंगाटा ब्रेन स्टेम का पार्ट है। यह हमारी फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्सिस, स्वेलोइंग, कफिंग। तो इसलिए इसका सही आंसर है डी, मेडुला। सेंटर ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज, सेंस ऑफ स्मेल का सेंटर कहां होता है? सेरिबेलम, ओल्फैक्टरी लोब, पोन्स या फिर मिड ब्रेन? तो इसका सही आंसर है बी, ओल्फैक्टरी लोब्स में सेंस ऑफ स्मेल का सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ ममेलियन ब्रेन कंट्रोलिंग मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज, ममेलियन ब्रेन का कौन सा पार्ट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है? तो इसका सही आंसर है डी, सेरिबेलम। तो देखिए सेरिबेलम को सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन माना जाता है, और ये सेंटर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, और ये हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। पार्ट ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इज, ब्रेन का कौन सा पार्ट हियरिंग के लिए यानी कि सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका सही आंसर है बी, सेरिब्रम। तो देखिए सेरिब्रम के 4 पार्ट होता है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल, जिनमें से इसके टेम्पोरल पार्ट में 2 लोब्स होता है या 2 एरिया होता है, ऑडिटरी एरिया एंड ओल्फैक्टरी एरिया। तो इसका ऑडिटरी एरिया सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जबकि इसका ओल्फैक्टरी एरिया स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे बी, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिन मिडल लेयर ऑफ क्रेनियल मेनिंजस? ड्यूरामीटर, इरेक्नॉइड, पायामीटर या फिर ऑप्टिक नर्व? तो देखिए हमारे ब्रेन में 3 मेनिंजस पाई जाती हैं, जिसके इलेक्ट्रिक है डैप, DAP टैप। तो यहाँ पर D4 है ड्यूरामीटर, A4 इरेक्नॉइड एंड P4 पायामीटर। तो ड्यूरामीटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। इसके बाद इरेक्नॉइड, तो ये मिडल लेयर होती है और थिन लेयर होती है, एंड सबसे अंदर की लेयर होती है पायामीटर जो कि हाईली वैस्कुलर होती है। तो यहाँ से पूछा है थिन मिडल लेयर, हमारा आंसर होगा बी, इरेक्नॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिन आउट पोर्शन ऑफ रेटिना वेयर ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड इज कॉल्ड। रेटिना का वह पोर्शन जहां पर केवल कोन्स पाया जाता है, ब्लाइंड स्पॉट, कॉर्पस लूटियम, मैकुला लूटिया या फिर फोबिया? तो देखिए लेंस के अपोजिट पोल पर एक स्मॉल येलोइश एरिया होता है जिसे मैकुला लूटिया कहते हैं, और इसके सेंटर में फोबिया सेंट्रलिस पाया जाता है जिसमें केवल कोन्स होता है। तो मान लीजिए ये आपकी आई है, तो इस जगह यहाँ पर लेंस होता है, एंड लेंस के अपोजिट पोल पर इस जगह मैकुला लूटिया पाया जाता है, मैकुला लूटिया, और इसी में एक फोबिया सेंट्रलिस होता है जिसमें कि केवल कोन्स पाया जाता है।
इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी, फोबिया। इसका पूरा नाम है फोबिया सेंट्रलिस, सेंट्रलिस। इसके बाद द अमाउंट ऑफ लाइट डेट फॉल्स ऑफ रेटिना इज रेगुलेटेड बाय, यानी कि रेटिना पर जो लाइट गिरती है उसे कौन कंट्रोल करता है? लेंस, कॉर्निया, आइरिस या फिर सिलरी मसल्स। तो उसका सही आंसर है सी, आइरिस। और ये रेस्पॉन्सिबल है आई कलर के लिए, आई कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड, कॉर्निया एंड लेंस के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को क्या कहते हैं? तो देखिए आई में यहाँ पे होता है कॉर्निया, ये है कॉर्निया, एंड इस जगह होता है बीच में लेंस, ये हमारी क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो इनके बीच में यहाँ पे होता है, ये है लेंस। तो लेंस एंड कॉर्निया, इनके बीच में क्या पाया जाता है? इनके बीच में पाया जाता है एक्वस चैम्बर, एक्वस चैम्बर। तो इसलिए हमारा सही आंसर है यहाँ पे ए, एक्वस चैम्बर। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे हम कहते हैं एक्वस चैम्बर। अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल इन एम्फीबियंस, टर्टल्स, टैडपोल्स या फिर रेप्टाइल्स। तो देखिए एक्सक्रीशन के बेसिस पर एनिमल्स को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक एंड यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक। अब इनमें अंतर क्या है? यूरिकोटैलिक एनिमल्स एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, जबकि अमोनोटैलिक अमोनिया एक्सक्रीट करता है एंड यूरियोटैलिक यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं? तो देखिए यूरिकोटैलिक के एग्जांपल्स हैं, यूरिकोटैलिक के एग्जांपल है बर्ड। तो यहां पर B4 है बर्ड्स, I4 इंसेक्ट्स, R4 रेप्टाइल्स एंड D4 डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स। ये सभी यूरिकोटैलिक होते हैं। इसके बाद अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक, इसके एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक इंसेक्ट, A4 अमोनोटैलिक एंड A4 एक्वेटिक इंसेक्ट, A4 एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड बोनी फिशेस। तो ये सभी एमोनोटैलिक के एग्जांपल्स हैं। देन इसके बाद है यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं मैराइन फिशेस, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। ये सभी यूरियोटैलिक होता है। तो यहां से पूछा है अमोनिया कौन एक्सक्रीट करता है, तो हमारा आंसर यहां पे होगा सी, टैडपोल, क्योंकि टैडपोल एक एक्वेटिक एम्फीबियन है, एम्फीबियन है। इसके बाद इन विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स यू कैन फर्स्ट यूज द टर्म यूरिन फॉर फ्लूइड इट कंटेन्स, यानी कि मैमल्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम यूरिन टर्म सबसे पहले कहाँ यूज करते हैं? बाउमैन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या फिर यूरेटर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, क्योंकि ये नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट होता है और यहाँ पे आते आते यूरिन हाईली कंसंट्रेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे उसे यूरिन कहते हैं। देन ब्लड वेसल लीडिंग टू ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड, यानी कि ब्लड वेसल्स जो कि ग्लोमेरुलस में आती है उसे क्या कहता है? तो देखिए ग्लोमेरुलस कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे एक आर्टरी आती है कुछ इस तरह से, जो कि यहाँ ब्लड लेके आती है और ब्लड लेके जाती है। तो जो आर्टरी यहाँ पर ब्लड लेके आती है उसे हम कहते हैं अफ्रेंट आर्ट्रियोल, अफ्रेंट आर्ट्रियोल। तो अफ्रेंट मीन्स अराइव, आना, तो इससे आपको याद रहेगा। एंड जो जाती है उसे हम कहते हैं इफ्रेंट, इफ्रेंट आर्ट्रियोल। तो अराइव मीन्स अफ्रेंट, जो यानी कि आने वाली, एंड इफ्रेंट मीन्स जाने वाली। तो यहाँ से पूछा है आने वाली, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी, अफ्रेंट आर्ट्रियोल। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड डज नॉट एंटर इनटू द नेफ्रॉन, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट नेफ्रॉन में एंटर नहीं होता? यूरिया, वाटर, ग्लूकोज या फिर प्लाज्मा प्रोटीन। तो हमारा आंसर है डी, प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड में से प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर बाकी सभी मटेरियल नेफ्रॉन में एंटर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इनपरमेबल टू वाटर इज, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट वाटर के लिए इनपरमेबल होता है? तो देखिए हमारा नेफ्रॉन कुछ इस तरह का होता है, इसमें स्टार्टिंग में होता है पीसीटी,
देन लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में भी दो पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। इसके बाद होता है डीसीटी। तो देखिए यहाँ पे पीसीटी में नियर अबाउट 65% रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन एंड एंजाइम का कंप्लीटली रीएब्जॉर्बल हो जाता है। इसके बाद लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, जबकि इसके असेंडिंग लिम्ब में NaCl यानी कि सोडियम एंड क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन होता है, और डीसीटी में सॉल्ट एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसलिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लूप ऑफ हेनले टेक्स पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ। लूप ऑफ हेनले में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम, ग्लूकोज, वाटर या फिर यूरिया। तो हमने देखा था लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है एंड इसके असेंडिंग लिम्ब में NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ में ऑप्शन दिए हैं पोटेशियम, ग्लूकोज, वाटर एंड यूरिया। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, वाटर। द मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम फिल्ट्रेट इन अ नेफ्रॉन अकर्स इन। यानी कि यूजफुल सब्सटेंसेस का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट में से होता है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी या फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो हमने देखा था नेफ्रॉन के पीसीटी में नियर अबाउट 65% रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स एंड एंजाइम का कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए, पीसीटी, जिसमें कि सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेट फ्रॉम किडनी। इनमें से कौन सा हार्मोन किडनी से सीक्रेट होता है, ANF, इरिथ्रोपोएटिन, रेनिन या फिर एल्डोस्टेरोन। तो आंसर है बी, इरिथ्रोपोएटिन। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है जो कि इरिथ्रोपोएसिस यानी कि RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड हैंस GFR। इनमें से कौन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ने के यानी कि GFR बढ़ने के, एल्डोस्टेरोन, ANF, एंजियोटेंसिन सेकेंड या फिर रेनिन। देखिए जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारा JGN सेल्स फ्रॉम अफरेंट आर्ट्रियोल से रेनिन हार्मोन सीक्रेट होता है, रेनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। यह रेनिन हार्मोन टेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, जो कि फर्दर एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। और इस पूरे मैकेनिज्म को रास मैकेनिज्म कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा सी, एंजियोटेंसिन सेकंड, जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है यानी कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसके बाद द फंक्शन ऑफ रेनिन इज। रेनिन का क्या फंक्शन होता है, तो आप जानते हैं रेनिन एक हार्मोन है जो कि टेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, जो कि फाइनली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ए, डिग्रेडेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय। यूरिन की वॉल्यूम को कौन रेगुलेट करता है, तो देखिए यूरिन की वॉल्यूम को दो हार्मोन रेगुलेट करते हैं, जो कि हैं एल्डोस्टेरोन एंड ADH, जिनमें से एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कोर्टेक्स से सीक्रेट होता है एंड ये नेफ्रॉन में सोडियम एंड पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। एंड ADH हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, जो कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। यानी कि ये दोनों ही हार्मोन वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, जिससे यूरिन की वॉल्यूम कम हो जाती है। इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी, एल्डोस्टेरोन एंड ADH। इसके बाद है द हार्मोन दैट प्रमोट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज। तो
तो इसका आंसर हम जानते हैं, इसका आंसर होगा बी, वैसोप्रेसिन। इसी को ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्ट्रोन सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन रास सिस्टम का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है? JGA सेल, मैकुलर सेल, इरिथ्रोपोइटिन या फिर प्लाज्मा सेल? तो आप जानते हैं एफरेंट आर्टियोल के JGN सेल से रेनिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि रास मैकेनिज्म में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए हमारा आंसर होगा ए, JGA सेल। द सेल नेम्ड पोडोसाइट अकर इन, पोडोसाइट सेल कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, आउटर वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल की आउटर वॉल में पाई जाती है और ब्लड से प्लाज्मा को अलग करती है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे नेफ्रॉन में प्लाज्मा नहीं आता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथेड इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड, यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग के समय हम जितनी एयर अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। पहला है वाइटल कैपेसिटी, तो इसका मतलब होता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जितनी एयर हम अंदर ले सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, और इसकी वॉल्यूम होती है 4600 ml। इसके बाद दिया है यहाँ पे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो एडिशनल एयर हम ले सकते हैं उसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। इसके बाद है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी एयर हम बाहर निकाल सकते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। एंड लास्ट है टाइडल वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मली ब्रीथिंग में हम जितनी एयर अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी, टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कितनी ऑक्सीजन को टिश्यू तक ट्रांसफर करता है? 5 ml, 25 ml, 50 ml या फिर मोर देन 50 ml? तो देखिए एल्वियोलर सरफेस पर 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, उसमें से केवल 5 ml ऑक्सीजन ही टिश्यू को मिल पाती है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन के द्वारा कितने परसेंट ऑक्सीजन कैरी होती है, या फिर हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑक्सीजन को कैरी करता है? 90, 98, 23 या फिर 73? तो देखिए 97, नियर अबाउट 97% ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जबकि बची हुई 2 से 3% ऑक्सीजन को ब्लड प्लाज्मा कैरी करता है, तो यहां हमसे पूछा है हीमोग्लोबिन, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी, 98। तो ये होता है 97 to 98%। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मेक्स द मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ RBC? इनमें से कौन सी गैस RBC के हीमोग्लोबिन के साथ मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा होती है, यानी कि यदि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पर ऑक्सीजन है एंड इन्हें हीमोग्लोबिन से बाइंड होना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी 250 गुना ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, और यही कारण है एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाने पर हमारे ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन तुरंत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आंसर है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन इन? कार्बोनिक एनहाइड्रेज ज़्यादा कंसंट्रेशन में कहाँ पाया जाता है? ल्यूकोसाइट, ब्लड प्लाज्मा,
इरिथ्रोसाइट या फिर लिम्फोसाइट। तो देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है जो कि इरिथ्रोसाइट्स में पाया जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है और ये कुछ मात्रा में प्लाज्मा में भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये इरिथ्रोसाइट्स में पाया जाता है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी, इरिथ्रोसाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द एक्चुअल गैस एक्सचेंज सरफेस इन द ममेलियन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि ममेलियन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्चुअल गैस एक्सचेंज कहाँ होता है? ब्रोंकस, एल्वियोलस, ब्रोंक्यूल या फिर ट्रेकिया। तो देखिए हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कुछ इस तरह से होता है जो कि ट्रेकिया से स्टार्ट होता है, यानी कि सबसे ऊपर होता है ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल और उसके बाद आते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग एंड यहीं पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स और ब्लड के बीच में, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी, एल्वियोलस। द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट लीव्स द लंग्स इन ह्यूमंस इज मेजर्ड बाय। यानी कि एयर की वो वॉल्यूम जो कि लंग्स से बाहर निकलती है उसे किसके द्वारा मापा जाता है? रेस्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर, स्पिग्नोमैनोमीटर या फिर मोनोमीटर। तो इसका आंसर है बी, स्पायरोमीटर, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रिसीव इलेक्ट्रिकल मैसेज फ्रॉम द ब्रेन फॉर ब्रीथिंग इन और आउट। यानी कि इनमें से कौन सा ऑर्गन है जिसमें कि ब्रेन से इलेक्ट्रिकल मैसेज आते हैं ब्रीथ इन और आउट के लिए? डायफ्राम, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स या फिर एल्वियोलाई। तो देखिए रेस्पिरेशन का रेगुलेशन दो तरह से होता है, नंबर 1 न्यूरल एंड नंबर 2 केमिकल, जिनमें से न्यूरल को मेडुला ओब्लंगाटा एंड पोन्स कंट्रोल करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल मैसेज डायाफ्राम को रिसीव होता है जिससे ब्रीथिंग इन और आउट कंट्रोल होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए, डायाफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज। यानी कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 3 फॉर्म में होता है, नंबर 1 70%, 23% एंड 7%। तो यहाँ पे 70% इसका ट्रांसपोर्ट होता है बाय कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन। 23% ट्रांसपोर्ट होता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन द्वारा एंड 7% होता है डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। तो ये डाटा आपको याद रखना है। तो यहाँ से पूछा है 70%, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे बाई कार्बोनेट्स। अगला क्वेश्चन, even when there is no air in it, human trachea does not collapse due to presence of। यानी कि हवा ना होने पर भी ह्यूमन की ट्रैकिया कोलैप्स या पिचकती नहीं है, किसके कारण? बोनी रिंग्स, टर्जिड प्रेशर, कार्टिनियस रिंग्स या फिर कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो इसका आंसर है डी, कार्टिलेजिनस रिंग्स, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इन मैमल्स द डायफ्राम बिकम्स। यानी कि इंस्पायरेशन के समय जब हम हवा अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम कैसा हो जाता है? डोम शेप्ड, रेस्ड हाईली, फ्लैट या फिर स्टैटिक। तो देखिए आप जानते हैं नॉर्मली हमारा डायफ्राम कुछ इस तरह का होता है और इसके ऊपर यहाँ पे रिब्स पाई जाती है, लेकिन जब हम हवा अंदर लेते हैं यानी कि इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ आता है और फ्लैट हो जाता है। और जब हम हवा बाहर निकालते हैं यानी कि एक्सपायरेशन करते हैं तो हमारा डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ हमसे पूछा है इंस्पायरेशन, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, फ्लैट। व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस ब्रीथिंग बिकम्स। यानी कि जब हमारे ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमारी ब्रीथिंग कैसी हो जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, फास्टर एंड डीपर।
देखिए जब हमारी बॉडी में CO2 बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारी ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है और डीपर हो जाती है। तो इसलिए इसका आंसर है बी, फास्टर एंड डीपर। आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग डीप ब्रेथ वी डू नॉट रेस्पायर फॉर सम सेकेंड ड्यू टू, यानी कि एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद हम कुछ समय तक रेस्पायरेशन नहीं करते। इसका क्या कारण है? मोर CO2 इन ब्लड, मोर O2 इन ब्लड, लेस CO2 इन ब्लड या फिर लेस O2 इन ब्लड। तो इसका आंसर होगा सी, लेस CO2 इन ब्लड, क्योंकि उस समय हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इसलिए हम कुछ सेकंड तक रेस्पायरेशन नहीं करते। अस्थमा इज कोज्ड ड्यू टू, अस्थमा किस कारण होता है? तो देखिए अस्थमा एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है जिसमें हमारा एयरवेज नैरो हो जाता है, नैरो हो जाता है और लंग्स तक सफिशिएंट एयर नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स। क्वेश्चन है स्टेटेड मसल फाइबर्स आर फाउंड इन यूनिटी ब्लेडर, लंग्स, गाल ब्लेडर या फिर लेग मसल्स। तो आप जानते हैं मसल फाइबर तीन तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्केलेटल, स्केलेटल मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर्स एंड कार्डिक मसल फाइबर्स। तो आप जानते हैं कार्डिक मसल फाइबर्स हार्ट में पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं, जो कि इनवोलेंट्री होते हैं, इनवोलेंट्री होते हैं, यानी कि इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अब देखते हैं हम स्केलेटल एंड स्मूथ। तो स्केलेटल मसल फाइबर्स वोलेंट्री होते हैं, यानी कि इन पर हमारा कंट्रोल होता है, इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि स्मूथ मसल फाइबर्स हमारे ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स पर पाए जाते हैं और ये इनवोलेंट्री होते हैं, इनवोलेंट्री होते हैं, इन पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि इनमें से केवल स्केलेटल मसल फाइबर पर हमारा कंट्रोल होता है, जिन्हें हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। तो यहाँ में ऑप्शन दिए हैं यूनिट ब्लेडर, लंग्स एंड गॉल ब्लेडर। तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं ऑर्गन्स या फिर ग्लैंड्स। तो यहाँ पे दिया है स्टेट मसल्स, जो कि स्केलेटल मसल में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है लेग मसल। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी, लेग मसल, जो कि वॉलेंट्री होती है। दूसरा क्वेश्चन है कार्डिक मसल आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्केलेटल मसल्स एज द फॉर्मर आर, यानी कि कार्डिक मसल्स स्केलेटल मसल से अलग होती है। तो ये हम देख चुके हैं। आप जानते हैं कार्डिक मसल्स इनवोलेंट्री होती है, इनवोलेंट्री होती है, जबकि स्केलेटल मसल्स वोलेंट्री होती है, इन्हें हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में एक समानता है। तो समानता क्या है? इन दोनों पर ही बैंड्स पाया जाता है, इन दोनों पर बैंड्स पाया जाता है, यानी कि दोनों ही स्टेटेड मसल फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, कार्डिक मसल्स आर स्टेटेड बट इनवोलेंट्री। थर्ड क्वेश्चन है स्ट्रेशंस इन द स्टेटेड मसल फाइबर्स आर ड्यू टू absence of myofilament, presence of myofilament, specialized arrangement of myofilaments या फिर projection of myosin। तो इसका आंसर होगा सी, स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ मायोफिलामेंट्स, क्योंकि इनके ऊपर बैंड्स पाए जाते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं, ये आप जानते होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए बैंड ऑफ द मायोफाइब्रिल कंटेन्स, मायोफाइब्रिल के ए बैंड में क्या पाया जाता है? ओनली थिक फिलामेंट, ओनली थिन फिलामेंट, बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट या फिर नो फिलामेंट। तो देखिए हमारे मसल फाइबर पर दो तरह के बैंड पाए जाते हैं, ए बैंड एंड आई बैंड, जिनमें से ए बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, जबकि आई बैंड को एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। तो इनमें से ए बैंड पर थिन एंड थिक दोनों तरह के फिलामेंट पाया जाता है, जबकि आई बैंड पर केवल थिक फिलामेंट पाया जाता है। तो यहां हमसे पूछा है ए बैंड, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट ए बैंड पर पाया जाता है, जो कि मायोसिन प्रोटीन का बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द ह्यूमन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होता है? एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन, सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टन, ए बैंड रिमेन सेम या फिर ए, एच एंड आई बैंड्स शॉर्टन। तो देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय आई बैंड की चौड़ाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है। इसे याद कैसे करें? इसके लिए ट्रिक है, आई
एम एक्टिव, आई एम एक्टिव यानी कि आई बैंड एक्टिव रहता है, जबकि ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, ए बैंड रिमेन सेम वाइल आई बैंड एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल प्रोटीन एक्ट एज एटीपीएस, इनमें से कौन सी मसल प्रोटीन एटीपीएस की तरह वर्क करती है? एक्टिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन या फिर ट्रोपोमायोसिन? इसका सही आंसर है सी, मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इन मसल्स? तो मसल्स में कैल्शियम का स्टोर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर रहते हैं एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय रिलीज होता है। इसके बाद, रेड मसल फाइबर्स आर रिच इन गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम? तो देखिए, हमारे बॉडी में दो तरह के मसल फाइबर्स पाया जाता है, रेड एंड वाइट, ये आप जानते होंगे। इनमें से रेड मसल फाइबर में ज्यादा मायोग्लोबिन होता है, ज्यादा मायोग्लोबिन होता है, जबकि वाइट मसल फाइबर में लेस मायोग्लोबिन होता है। तो उसी तरह इनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, रेड वालों में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जबकि व्हाइट वालों में कम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो उसी तरह से यदि ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है तो इनकी लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी और व्हाइट की लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी। तो यहां हमसे क्वेश्चन पूछा है, रेड मसल फाइबर्स आर रिच इन, तो हमारा आंसर यहां पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके स्थान पर आपको यहां पर मायोग्लोबिन भी देखने को मिल सकता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद, ड्यूरिंग फैटिग यानी कि जब मसल थक जाती है तब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी, मसल फेल टू बी स्टिमुलेटेड बिकॉज इसमें लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यू शेप बोन present at the base of the buccal cavity and it is also included in the skull? तो इनमें से ऐसी कौन सी बोन है जो कि यू शेप की होती है और हमारे बक्कल कैविटी के बेस पर पाई जाती है और हमारे स्कल बोन में इंक्लूड होती है? हायोइड, मेलस, सैक्रम या फिर स्कैपुला? तो इसका सही आंसर है ए, हायोइड, जो कि सिंगल बोन होती है और इस बोन से हमारी नेक मसल अटैच रहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रा आर फ्यूज, इनमें से कौन सी वर्टिब्रा फ्यूज रहती है? सर्वाइकल, सैक्रल, लंबर या फिर थोरेसिक? तो सही आंसर है बी, सैक्रल। ह्यूमन की फाइव सैक्रल वर्टिब्रा आपस में फ्यूज रहती है जिसे कि सैक्रम कहते हैं। इसके बाद, ग्लिनोइड कैविटी इज फाउंड इन, ग्लिनोइड कैविटी कहां पाई जाती है? पेल्विक ग्रिडल, स्कल, पेक्टोरल ग्रिडल या फिर स्टर्नम? तो देखिए, हर पेक्टोरल ग्रिडल में एक ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है जिसमें ह्यूमरस का हेड अटैच रहता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, पेक्टोरल ग्रिडल में ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है जिसमें कि ह्यूमरस का हेड अटैच रहता है। नंबर ऑफ द फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में कितनी फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती है? तो देखिए, ह्यूमन बॉडी में 3 तरह की रिब्स पाई जाती है, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग, जिनमें से पहली 1 से 7 नंबर की रिब्स को हम ट्रू रिब्स कहते हैं जो कि हमारे स्टर्नम से जुड़ी रहती है। इसके बाद 8वीं से 9वीं यानी कि 8वीं और 9वीं रिब्स को हम फॉल्स रिब कहते हैं जो कि हमारे स्टर्नम से जुड़ती हैं लेकिन बाय कोस्टल कार्टिलेज, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब कहता है। और इसके बाद हमारी 10 से 12 यानी कि 10वीं, 11वीं और 12वीं रिब स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती, इसलिए हम इन्हें फ्लोटिंग रिब कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए, 2 पेयर्स, क्योंकि ह्यूमन में टोटल 12 पेयर रिब्स पाई जाती है जिनमें से 2 पेयर रिब्स फ्लोटिंग रिब्स होती है।
इसके बाद एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एल्बो जॉइंट किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या फिर पाइवट जॉइंट। तो इसका आंसर होगा ए, हिंज जॉइंट, जिसमें कि एल्बो एंड नी दोनों आता है। इसके बाद यहाँ पे दिया है ग्लाइडिंग जॉइंट, इसका एग्जाम्पल है बिटवीन कार्पल्स, यानी कि कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। इसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि शोल्डर एंड हिप जॉइंट में पाया जाता है, या इसे कहते हैं। इसके बाद है पाइवट जॉइंट। तो पाइवट जॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट इन अवर नेक विच अलाउस अस टू रोटेट अवर हेड लेफ्ट टू राइट अस, यानी कि हमारी नेक में पाया जाने वाला जॉइंट जो कि हमारे हेड को अलाउ करता है लेफ्ट से राइट घूमने के लिए। पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट या फिर एलिप्सॉइड जॉइंट। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है।